हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से वाष्पोत्सर्जन 7 चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार और वाष्पोत्सर्जन के बाद रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन था, उस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को अपन ने डिटेल से देख लिया था। उसमें अपन ने रंध्र की संरचना भी देखी थी कि किस प्रकार रंध्र की संरचना होती है और उस रंध्र की संरचना में जो जो भाग सम्मिलित होते हैं उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। और इन सभी के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बता दिया है डिटेल से रंध्र के बारे में। अब देखिए, यहाँ से अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रंध्र की क्रियाविधि। रंध्र की क्रियाविधि का मतलब होता है यहाँ कि किस प्रकार रंध्र खुलेंगे और किस प्रकार रंध्र बंद होंगे। तो रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया को अपन रंध्र की क्रियाविधि कहेंगे। अब रंध्र की क्रियाविधि के संबंध में यहाँ अपने पास 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। तो मैं यहां से लिख देता हूं रंध्र की क्रियाविधि। रंध्र की क्रियाविधि के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। 3 सिद्धांत दिए गए हैं। अब 3 सिद्धांत वो कौन कौन से हैं, यहां अपन बात करते हैं। पहला जो है मान-शर्करा सिद्धांत। क्या है? मान-शर्करा सिद्धांत। एक स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। क्या था? स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या था कि इसको स्टीवर्ट नाम के एक सायरे नाम के वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी दिया था ये वाला सिद्धांत। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, स्टीवर्ट ने तो आगे इसको विभाजित किया था। सायरे नाम के लेडी सायरे थे, उन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि जो द्वार कोशिकाएं होती है ना, द्वार कोशिकाओं के चारों रक्षक कोशिकाएं या जिन्हें अपन सहायक कोशिकाएं कहते हैं, वो सहायक कोशिकाएं क्या करती है, जब प्रकाश ग्रहण करती है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हुए उनके अंदर क्या हो जाता है, CO2 की तो मात्रा कम हो जाती है दिन के समय, और pH का जो मान है ना वो बढ़ जाता है। क्या होगा? CO2 का मान तो कम हो जाएगा और pH का मान बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाता है तो उस अवस्था में एक एंजाइम फास्फोराइलेज एंजाइम होता है। इस फास्फोराइलेज एंजाइम है ना, इसके बारे में अपन जो है C3 चैप्टर में पढ़ेंगे। या जो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होगा, उस ग्लाइकोलाइसिस में भी अपन पढ़ेंगे इसको। तो आपको अभी तक यही याद रखना है कि जब क्या होगा कि द्वार कोशिकाओं में रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस अवस्था में pH का मान बढ़ जाता है। ठीक है। जब pH का मान बढ़ जाता है तो उस अवस्था में फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। अब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया ये एंजाइम। अब ये एंजाइम जो होता है ना, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव होके क्या करेगा, मान। अब ये आपको जैसे आपको पता ही होगा कि मान को बोलते हैं अपन स्टार्च, और स्टार्च जो होता है ना, ये पादपों में ग्लूकोज का रूप होता है। यदि आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखा हो तो उसमें आपको बताया गया था कि पादप जो कोशिकाएं होती है, उस पादप कोशिकाओं में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है।
ग्लूकोज का संग्रहण किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। और जंतु कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का स्टोर जो होता है, संग्रहण होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये आपको पिछली कक्षा में बता दिया गया था। तो यहाँ से मान, जिसे अपन बोलते हैं स्टार्च, जो पादपों का संग्रहित भोजन है, अब क्या हुआ, इस भोजन को या स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है फास्फोराइलेज जो एंजाइम, जो अब सक्रिय हो गया, मतलब ये काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, इस भोजन को जो संग्रहित था उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ दिया है। क्या कर दिया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया उसने। ये ग्लूकोज का रूप था, ग्लूकोज किसमें टूट गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूट गया। मतलब इस ग्लूकोज के ऊपर आके एक फॉस्फेट का समूह लग जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में सम्मिलित हो गया है। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैसे बदलता है, ये कैसे टूटता है, ये इन सभी की संरचना है ना, अपन वहां ग्लाइकोलाइसिस चक्र में देखेंगे। तो आपको अभी तक इतना ही याद रखना है कि जो मान या स्टार्च जो इनमें भोजन का संग्रहण था, वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूट जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूट गया। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है, ये क्या करेगा? उस पदवार कोशिका, रक्षक कोशिकाओं में घुलकर उस सारी कोशिका को स्पीड कर देता है। स्पीड का मतलब कोशिका को फुला देता है। क्या कर देगा? कोशिका को फुला देगा। और कोशिका को फुला देगा तो उस अवस्था में क्या होता है कि रंध्र जो होते हैं ना खुल जाते हैं। जैसे ही कोशिका फूलेगी, ठीक है ना, तो उस अवस्था में कोशिकाओं के जो रंध्र है, वो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, वो रंध्र क्या हो गए? खुल गए। तो फिर क्या होगा? रात के बाद, अब ये तो दिन की बात की थी अपन ने, इस मौसम में किसकी बात की थी? दिन की बात में। जब रात का टाइम होता है तब कोशिकाओं को प्रकाश नहीं मिल पाता। जब कोशिकाओं को प्रकाश नहीं मिल पाता तो इसकी अवस्था बदल जाती है। मतलब CO2 का मान तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और pH का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होगा? pH का मान क्या होगा? कम होगा। तो जो फास्फोराइलेज जो एंजाइम सक्रिय हुआ था, वो फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है, वो क्या कर देता है? इस मान को, ये तो निष्क्रिय हो जाएगा। अब रात के टाइम पे क्या हो जाएगा? जब pH का मान कम हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तभी क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं सलद हो जाती है। कोशिकाएं सलद होने का मतलब होता है कि कोशिकाएं शिथिल हो जाती है, और उस अवस्था में जो उनके रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी वो मांड शर्करा सिद्धांत था, मांड शर्करा परिकल्पना थी। देखिए, मैं वापस इसको शुरू से बता रहा हूं क्योंकि ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मांड शर्करा सिद्धांत या परिकल्पना जो है जेडी सायरे नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने बताया था कि रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित मांड या स्टार्च जो क्या था? ग्लूकोज का रूप था। मांड क्या था? ग्लूकोज का रूप था। दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश ग्रहण करके उस अवस्था में CO2 का मान कम हो जाता है और pH का मान बढ़ जाता है, जिससे फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम इस मान को या स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो क्या करेगा कि कोशिकाओं को स्पीड कर देगा, मतलब टाइट कर देगा, और उस अवस्था में कोशिका फूल जाएगी और रंध्र खुल जाएंगे। फिर रात के टाइम पे ये क्रिया विपरीत हो जाती है कि रात के टाइम पे क्या होगा कि उनमें रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और pH का मान कम हो जाता है।
तो पीएच का मान कम हो जाने की अवस्था में क्या होगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होगा निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने के बाद में जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब था वो ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट या स्टार्च में वापस कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं वापस शिथिल हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मानसरका परिकल्पना थी जिसको जेडी साइले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन बी, ठीक है, स्टीवर्ट परिकल्पना। देखिए इसको मैं बात करूं तो स्टीवर्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, और इन्होंने क्या बताया था कि जो ये वैज्ञानिक ने जो जेडी साइले ने जो बताया था वो की वही बात इसने बताई थी, बट इसने एक अलग बात बताई थी कि क्या होता है कि जो बढ़ी हुई जो CO2 की मात्रा है वो क्या कर देती है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, क्या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। क्या कर देती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। बस इन्होंने इतना सा बताया था कि स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने कि बढ़ी हुई CO2 की मात्रा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में कोशिकाओं में अधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में कोशिकाओं में अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये परिकल्पना किसने दी थी, स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, और ये दो परिकल्पना है, इतनी सी है। अब ये तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट परिकल्पना की अपन यहां डिस्कस करेंगे, वो क्या है। तो देखिए तीसरी जो परिकल्पना है वो है सोडियम पोटेशियम आयन की, ठीक है, पोटेशियम आयन सिद्धांत। देखिए जब अपन क्या करेंगे C4 चक्र पढ़ेंगे तब उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, रक्षक कोशिकाएं, उनमें दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में मेलिक अम्ल बनता है। क्या होगा, मेलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनता है, और मेलिक अम्ल जो होता है दो भागों में टूट जाता है। क्या होगा, मेलिक अम्ल वही कम CO2 की मात्रा और बढ़ी हुई pH की मात्रा क्या कर देती है, मेलिक अम्ल को दो भागों में तोड़ देती है। किस में, एक तो मेलेट आयन में और एक हाइड्रोजन आयन में। किस में, एक तो मेलेट आयन में और एक हाइड्रोजन आयन में, दो भागों में तोड़ देती है। कौन, बढ़ी हुई pH की मात्रा और कम हुई CO2 की मात्रा। अब क्या होता है कि जैसे अपन ने ये रंध्र की संरचना देखी थी कि रंध्र की जो संरचना होती है इस तरीके की होती है, और इसमें इस जो चारों ओर है ये क्या है, सहायक कोशिका है या रक्षक कोशिकाएं है। तो इस रक्षक कोशिका में क्या होता है कि अब ये जो मैलिक अम्ल बना है, ये मैलिक अम्ल यहाँ दो भागों में टूटता है। कौन कौन से में, एक मेलेट में और एक हाइड्रोजन आयन में। और इन रक्षक कोशिकाओं के बाहर में एक आयन मात्रा होती है, पोटेशियम आयन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो क्या हुआ कि जब अब ये जैसे ही ये मैलिक अम्ल मेलेट और हाइड्रोजन आयन में टूटता है, तो उस अवस्था में उसके बाद में ये जो द्वार रक्षक कोशिका
कोशिकाओं के बाहर से पोटेशियम आयन को इन सहायक कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर निकलता है। क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन तो इन कोशिकाओं से बाहर निकलेगा और पोटेशियम आयन इन कोशिकाओं से अंदर की ओर प्रवेश करेगा। जैसे ही पोटेशियम आयन इन कोशिका रक्षक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये मेलेट पोटेशियम आयन का निर्माण कर लेता है या पोटेशियम मेलेट आयन का निर्माण कर लेता है। पोटेशियम मेलेट आयन का निर्माण कर लेता है और ये पोटेशियम मेलेट आयन अधिक से अधिक जल को अंदर लेते हैं, मतलब जल की सांद्रता को बढ़ाते हैं कोशिकाओं के अंदर। तो जैसे ही क्या हुआ, जल अंदर गया है तो कोशिकाएं फूल जाएगी, स्पीड हो जाएगी और उस अवस्था में रंध्र खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रंध्र खुल जाएंगे। और रात के टाइम पे क्या होगा, यही क्रिया वापस उल्टी हो जाती है कि वापस जो पोटेशियम मेलेट आयन है वो टूट जाता है और जहां से पोटेशियम आयन इन कोशिकाओं से बाहर हो जाता है और हाइड्रोजन आयन कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। वापस मेलेट और हाइड्रोजन आयन क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में वापस मेलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये आपके अलग से एक जो अलग से डायग्राम बॉक्स बना के उसमें भी दे रखा है। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना है। देखिए, अपना मेहनत करना अपन को बहुत आवश्यक है क्योंकि बोर्ड की क्लास है और बोर्ड की क्लास है तो अपन को कोर्स भी बहुत बड़ा है। तो अपन को यदि एक एक चीज अभी से क्लियर करते जाएंगे तो बाद में अपने पास बर्डन नहीं होगा। और यदि आप क्या करते हो, बाद में एक साथ सभी को याद करते हो तो अपने पास बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अपन को अभी से करना है एक एक टॉपिक क्लियर, फिर आपको टेस्ट का अनाउंस किया जाएगा। फिर उस जैसे जैसे जिन जिन बच्चों को बुलाया जाए वो बच्चे आके टेस्ट दे दे, फिर आपकी कॉपी जांच करके आपके नंबर भेज दिए जाएंगे ताकि क्या हो, आपको भी विश्वास रहे और उस महीने से आप याद भी करते रहिए। तो संडे तक आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कब टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस पोटेशियम आयन को वापस समझा रहा हूँ। देखिए, पोटेशियम आयन क्या होता है, पोटेशियम आयन जो ये इस परिकल्पना के अंदर क्या होता है कि दिन में प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल थोड़ी देर बाद में मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। क्या हो जाता है? मेलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। फिर द्वार रक्षक कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन को कोशिका के बाहर प्रवेश कर जाता है और पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये अंदर गया हुआ पोटेशियम आयन मेलेट आयन से क्रिया करता है। क्या करेगा? मेलेट आयन से क्रिया करेगा। मेलेट आयन से क्रिया करके पोटेशियम मेलेट आयन का निर्माण करेगा। अब ये पोटेशियम जो मेलेट आयन होता है ये जल की सांद्रता को बढ़ाता है। कोशिकाओं में क्या करेगा? जल की सांद्रता को बढ़ाता है जिससे कोशिका के अंदर जल अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश करे। अभी जैसे इस कोशिका के अंदर प्रवेश हो गया तो उस अवस्था में कोशिकाएं स्पीड हो जाती है, फूल जाती है और फूलने के बाद में रंध्र खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रंध्र खुल जाते हैं। रात के टाइम पे यही क्रिया उल्टी हो जाती है, कोशिका स्लद हो जाती है और क्या होता है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। मतलब जब कोशिका सिकुड़ जाएगी तो उस अवस्था में क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। तो अपन पढ़ी क्या रहे हैं? रंध्रों की क्रिया विधि, मतलब रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया क्या कहलाएगी? रंध्रों की क्रिया विधि कहलाएगी। इससे आगे अपना छोटा सा टॉपिक होगा बिंदु स्राव, रस स्राव वगैरह ये है। तो एक 10 मिनट की वीडियो में उसको अपन खत्म कर लेंगे। ये चैप्टर 3 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में अभी आपको जो लेटेस्ट तीसरा चैप्टर खत्म हुआ है उसके ट्यूशन नहीं मिले हैं तो उसके भी ट्यूशन आपको मिल जाएंगे और इसके भी आपको ट्यूशन मिल जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।